नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी प्री 2021 की तैयारी। और इस तैयारी के तहत हम क्या करने वाले हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 1995 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। आज हमने पहला टॉपिक उठाया है हिस्ट्री से एंशिएंट इंडिया। इस टॉपिक में हम एंशिएंट इंडिया के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी के प्री में पूछे गए होंगे, सारे क्वेश्चंस 1995 से 2020 यानी कि 25 वर्ष के सारे क्वेश्चंस को हम लेंगे, उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, हम समय नहीं बर्बाद करते हैं और चलते हैं अपने सफर की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। अरब लोग स के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। अल बरूनी की जो किताब थी, उस किताब में अल हिंद यानी कि भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अरबों ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? दोस्तों, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसमें से आपको यहाँ पर लोपामुद्रा ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए लोपामुद्रा इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इधर सूची 1 में ऑप्शंस हैं, ए विक्रम संवत्सर, बी शक संवत्सर, सी गुप्त संवत्सर, डी कली संवत्सर और सूची 2 में उनके समय दिए गए हैं। फर्स्ट है 3102 से ईसा पूर्व, सेकेंड है 320 ईस्वी, थर्ड है 78 ईस्वी, चौथा 58 ईसा पूर्व और पांचवा है 248 ईस्वी। अब हमको क्या करना है, इन सारे को मिलाना है। मिलाने के बाद जो ऑप्शन फिट बैठता हो उसका आंसर बताना है। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया। तो विक्रम ए का हो जाएगा 4, तो अपने पास ए के 4 ऑप्शन में 2 हैं, सी और डी में टाई हो गया। अब आइए शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया। तो शक संवत्सर 78 ईस्वी में बी का थर्ड हो गया, तो अपना ऑप्शन डी हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको सी और डी भी एक्सप्लेन कर देता हूं। गुप्त संवत की स्थापना 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। कली संवत्सर का प्रारंभ 3102 ईस्वी पूर्व से माना गया है। 248 ईस्वी पूर्व में कलिचुरी संवत का प्रारंभ किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों? डी। डी ऑप्शन है इसका। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या किस लैंग्वेज में बोलते हैं? तो देखिए, गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्री या प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे? प्राकृत भाषा में। तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेखों एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी ही कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में देवा नाम, प्रिय तथा अशोक का नाम भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अशोक के अधिकांश शिलालेखों में उन्हें प्रियदर्शी कहा गया है। इसका ऑप्शन होगा डी आंसर, प्रियदर्शी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किस चीज का द्योतक था, मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? यवन इंडो ग्रीक थे।
उन्होंने काली मिर्च उनको बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में काली मिर्च डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा डी। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए दोस्तों, अनुव्रत सिद्धांत, देखिए जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए जैनियों के ये 5 नियम अनिवार्य हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अनुव्रत कहा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? जैन धर्म। 8वां क्वेश्चन है, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति में निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? मुक्ति किस साधन से मिल सकता है? देखिए, कर्म, कर्म जो है, कर्म मुक्ति का माध्यम है। मीमांसा क्या होता है? सबसे पहले मैं समझते हैं मीमांसा क्या होता है। मीमांसा का अर्थ होता है खोज या छानबीन। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करता है। मीमांसा जो है कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, इसलिए कर्म मुक्ति का माध्यम है। तो यहां ऑप्शन को क्या होगा? कर्म। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप में निम्नलिखित के साथ दिखाती है। देखो, जो चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसके कितने हाथ थे, इस क्वेश्चन का पूछना ही है। 8, 6, 4, 2। तो दोस्तों नटराज की 4 हाथ, नटराज की 4 हाथ वाली कांस्य प्रतिमा को चोल काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 4 हाथ। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का कर्म इस प्रकार है। अब आपको यहाँ बताना है कौन सा युग पहले आया। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इसका आंसर होगा सी। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? तो कौन सा मंदिर देवदासी संस्था के कारण प्रचलित रहा है? पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो देवदासी संस्था के प्रसंग में चर्चित रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्योंकि सबको पता है कि वैदिक साहित्य में सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक जो है वर्णित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, थेरी गाथा जो है वो बौद्ध साहित्य का भाग है। और यहाँ और जो जितने हैं आचार संघ, सूत्र कृतांग और वृहत कल्प सूत्र सब जैन साहित्य के भाग हैं। तो थेरी गाथा इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? अब आपको बताना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन से जो तथ्य हैं वो समान रूप से विद्यमान थे, मतलब अवेलेबल थे। तो देखो दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध जैसे सिद्धांत दोनों धर्म में विद्यमान। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की और मध्य का जो मार्ग था उसका अनुसरण करने को कहा। संलेखन जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा बी, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था।
सॉरी बी यानी कि 2, 3 और 4 जो है वो दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांड भी दोनों में नहीं था, प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि बी ऑप्शन अपना आंसर हो। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? प्राचीन भारतीय समाज जो था उसमें से कौन सा शब्द शेष 3 का वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा शब्द इन तीनों से अलग है, चारों में से एक शब्द अलग है। देखो दोस्तों, जो कुल, वंश और गोत्र है वो एक ही प्रकार के शब्द हैं, जबकि कोश शब्द आपको साफ दिख रहा है कि अलग शब्द है। इसका आंसर होगा कोश। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? देखिए दोस्तों, डी सुश्रुत जो है गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? देखो दोस्तों, भरूत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भी शुंग काल के दौरान इन स्तूपों पर कलात्मक कार्य प्रारंभ थे। भरूत से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाएं, दृश्य तथा वर्ष वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृति आदि रेखांकित कर बनाई गई है। भरूत मूर्ति कला जो है सदैव हरित स्तरित चट्टान का यानी कि शिष्ट का प्रयोग पे हुआ है। तो इसका आंसर होगा भरूत मूर्ति कला यानी कि सी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस का उपयोग करते हुए सही आंसर का सिलेक्शन कीजिए। देखिए सूची 1 में क्या, विशाख दत्त, वराह मिहिर, मतलब ये जो 4 हैं ये ज्ञानी हैं। ये किस क्षेत्र के ज्ञानी है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि चरक, सब जानते हैं चरक चिकित्सा ज्ञानी थे, तो चरक को चिकित्सा से मिला दीजिए। अब देखिए C1 में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सी और डी। अब आइए कि यहाँ पे जो ब्रह्मगुप्त जो है ना, ब्रह्मगुप्त जो है उनका संबंध है गणित से, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध हमने गणित से कर दिया, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी कि वराह मिहिर जो थे वो खगोल विज्ञानी थे और विशाखा दत्त जो थे वो नाटक से संबंधित थे, तो इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई? मतलब प्राचीन भारत में क्या होता था, अगर पति पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी, मतलब वो समाज जो था पति सत्तात्मक था, मतलब मेल ओरिएंटेड समाज था। इसका आंसर होगा डी कि अर्थशास्त्र वो ग्रंथ था जिसमें पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी और राजनीति शास्त्र पर लिखी गई यह पुस्तक है अर्थशास्त्र। फिर से आ गया कि 2 जो ऑप्शंस दिए हैं उनको मिलाइए, मिलाने के बाद आंसर सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ इस आंसर को हम कैसे करेंगे। देखिए गुप्त जो थे वो देवगढ़ वंश के थे, चंदेल खजुराहो से बिलोंग करते हैं, चालुक्य बादामी से बिलोंग करते हैं और पल्लव पनमैले से बिलोंग करते हैं, जिसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? अब देखो दोस्तों, इसमें से बहुत सारे, मतलब इस जितने भी अशोक के प्रस्तर स्तंभ थे ना उनके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। देखो
अशोक के जो स्तंभ थे वो पाषाण स्तंभ थे, मतलब पत्थर से बने हुए थे। ये स्थापत्य का भाग नहीं थे। स्थापत्य क्या होता है, जैसे हम कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, उसके लिए अगर हम कोई रचना कर रहे हैं तो स्थापत्य में आएगा। इसलिए डी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी? तो दाई से बाई की ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? दोस्तों, खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम के बीच कौन सा सुप्रसिद्ध संवाद जो है उल्लिखित है? तो देखो दोस्तों, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज जिनको मृत्यु का देवता माना जाता है, के बीच जो संवाद है वो उल्लेखित है। नचिकेता जो थे वो यमराज के शिष्य थे। तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो देखिए, मिलिंद पन्हो जो है वह इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, साफ दिख रहा है आपको नाम से मिलिंद, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? यह पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नागसेन। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें उनके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम से मिलता है। रुद्रा दमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो इसका आंसर होगा मास्की। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपद में से 4 दिखाए गए। अब यहाँ ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी कौन कौन से महाजनपद है। ये मतलब पूरा एक मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, आपको मैप के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस को, मानचित्र को लेंगे तो यहाँ पर आएगा अपना ए मत्स्य, फिर यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आएगा अवंती, मत्स्य, अवंती, यहाँ वत्स आएगा, और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं मैप में तो यहाँ अंग आएगा। तो ऑप्शन सी अपना आंसर है, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। इसलिए मैंने आपको इसको मैप के थ्रू समझाया क्योंकि मैप का ही क्वेश्चन है। वो होगा सी, क्योंकि सी ऑप्शन जो बताता है, ए को मत्स्य बताता है, बी को अवंती बताता है, सी को वत्स बताता है और डी को अंग बताता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? मतलब महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं वो बौद्धों की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्म पाणी यानी कि कमल का रूप धारण किए हुए बताया गया है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, पद्म पाणी। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? देखिए दोस्तों, गुप्त शासकों ने चांदी के जो सिक्के जारी किए थे उन्हें क्या बोला जाता था? देखिए, अब इसके ऑप्शन पे हम आते हैं। दिनार जो है वो सोने का होता था। कारसापण जो है वह चांदी और तांबे का होता था। पर्ण जो है वो तांबे का होता था। जो रूपक जो होता था, रूपक, वो चांदी का सिक्का था। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? रूपक। यहाँ भी सूची 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उन दोनों को मिलाना है। देखिए इसका आंसर बी दिख रहा है,
यानी कि वराह मिहिर जो थे वो बृहत संहिता, विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, जो शूद्रक थे वो मृच्छकटिकम, और जो बिल्हान थे वो विक्रमांक देवचरित। ये जो लेखक है उनका ये ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। देखिए दोस्तों, जो मणिग्राम है, मणिग्राम पश्चिम चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों का एक प्रभावशाली निगम था। तो मणिग्राम अपना आंसर है। पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो कौन सा वर्ष होगा? शक संवत है, वो शक संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चल रहा है, लेकिन जो विक्रम संवत है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चल रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 135। कभी कभी हम इसको 58 भी लेते हैं, यानी कि 57 या 58 दिन आगे चल रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो 78 प्लस 58 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 78 8 86 50 136। और यहाँ पर जो ये शिलालेख है वो 465 दिन का था। तो अगर हम इसको विक्रम संवत में दिनांकित करना चाहेंगे तो हमको इसमें 136 दिन ऐड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों के बीच का डिफरेंस 136 दिन है। क्योंकि शक संवत है वो कितने दिन पीछे चल रहा है? 78 दिन पीछे चल रहा है। विक्रम संवत 58 दिन आगे चल रहा है। तो 465 में अगर आप 136 ऐड करते हो तो 601 अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन ए अपना आंसर होगा 601। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया। क्यों अपनाया? इसका क्या कारण था? देखिए, यूनानी और कुषाण और शक शासकों में से कई ने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि हिंदू धर्म जाति प्रथा, बहुत ज्यादा ही जाति प्रथा थी हिंदू धर्म में, इसलिए वो हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म में उस समय कई सारी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां आ गई थी। इसके विपरीत बौद्ध धर्म जो था वो उदारता और प्रगतिशीलता से बहुत ही ज्यादा ओतप्रोत था, इसलिए लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो इसका आंसर होगा सी। अशोक के जो अभिलेख, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। अब कौन कौन से जो अशोक के रॉक एडिक्ट्स हैं यानी कि प्रमुख शिलालेख हैं वो राज्य के विषय में बताते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा सी। अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है वो हमें संगम राज, चोल, चेर, पांड्य और सती पुत्र की जानकारी देते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करते हैं तो जो पहला और 10वां शिलालेख है वह पहले में पशुबलि की निंदा है, 10वें में ख्याति और गौरव की निंदा है, 11वें में धम्म नीति की व्याख्या है, 14वें में जनता का धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। तो अपना आंसर क्या है दोस्तों? अपना आंसर है सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। कौन सा ये ऑप्शंस है जो एक दूसरे को मैच करते हैं? अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको बताते हैं आपको। 34 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 1, 3 और 4। जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन थे? शूद्रक थे। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाखा दत्त थे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको पता है मुद्रा राक्षस और विशाखा दत्त का ऑप्शन पहले भी आया था। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित की रचना की थी अश्व घोष ने। तो वहां वसुबंधु जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर है बी, 1, 3 एंड 4। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब इनको अरेंज कीजिए। अब देखिए, यहाँ सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, लोहे का हल और नगर संस्कृति, 4 चीजें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो देखिए दोस्तों,
इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा? क्योंकि हड़प्पा जो अपनी संस्कृति थी उससे अपने यहाँ नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, उसके बाद सोने के सिक्के आए। नगर संस्कृति हड़प्पा युग में आई, लोहे का हल वैदिक युग में आया, और चांदी के जो सिक्के थे वो बुद्ध युग में आए, और सोने के सिक्के मौर्य युग में आए। तो मौर्योत्तर युग में आए। तो ये जो है सबसे पहले नगर संस्कृति आई। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को दूसरे का रीजन यानी कि कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए ऑप्शन की सहायता से चुनिए। स्टेटमेंट ए है, अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और उसका रीजन है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम 36 का आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अशोक, देखिए अशोक जो थे उन्होंने समदृष्टि यानी कि सब लोगों को समान दृष्टि से देखना, इसके विचारों का प्रसार किया। और अशोक के जो राज देश थे, उनके जो राज के आदेश थे उनमें धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य, मतलब उनके बीच बॉन्डिंग होनी चाहिए, धर्म पर डिवाइड मत करो। तो इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही प्रकार से एक दूसरे से मैच करते हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा के सामने ये दिए हुए। अब देखिए दोस्तों, 37 का आंसर क्या होगा? देखिए, लोथल जो है वो प्राचीन गोदी क्षेत्र में था, ये सही है। सारनाथ, बुद्ध, सारनाथ का बुद्ध से सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो भी सारनाथ में आएगा, न कि राजगीर में आएगा। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। तो 1, 2 और 4 यानी कि सी अपना सही आंसर होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? मतलब जब भी संकट काल आएगा तो हम खाद्यान्न को सुरक्षित रखेंगे, यह शाही आदेश कौन से मतलब अभिलेख में है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। अशोक के सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेखों से पता चलता है कि अकाल के संकट के समय राज्य कोषागार से अन्न वितरण किया गया। तो यह सोहगौरा ताम्रपत्र। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दोस्तों गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 मार्ग हैं, इसलिए इसे अष्टांग मार्ग कहा गया है। इसके 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कमौत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांग मार्ग या अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए, और जस्ट हम इसका अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। ये अगला वीडियो में भी एक दिन या आज शाम को या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम यूपीएससी प्री के एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अभी हम प्राचीन भारत से शुरू हुए हैं, यानी कि एंशिएंट इंडिया से शुरू हुए हैं। हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगे तो कमेंट करके बताइए। आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।